अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और जो उम्मीद है आप सब लोग सेहतमंद होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। मैं आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने जो था एटम पर वर्क किया था और उसने एटम के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ रिजाइड करते हैं और न्यूक्लियस एटम के अंदर कहाँ पे होता है, उसके लिए उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट्स थे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे काम करने के लिए जो साइंटिस्ट आ गया दैट वाज द बोहर्स। एंड द वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि बोहर जो था वाज द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। ये एक डैनिश फिजिस्ट था और इसने 1912 में जो था वो रदरफोर्ड को अपनी पीएचडी डिग्री करने के लिए कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन किया था। और उसने मैक्स प्लैंक की एक क्वांटम थ्योरी थी उसको यूज़ करते हुए बोहर्स का एटॉमिक मॉडल दिया था इन 1913 में, और उसे 1920 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इस वर्क नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स मिला था अपनी एटॉमिक थ्योरी देने की बेस्ड पे। तो नील बोहर जो था उसने अपनी थ्योरी कब दी? एटॉमिक थ्योरी उसने 1913 में दी। उसकी थ्योरी क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली ना तो एब्जॉर्ब करती हैं और ना ही एमिट करते हैं। कंटिन्यूसली का मतलब होता है एक ही सीक्वेंस में ना तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करते हुए एब्जॉर्ब करते हैं और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हुए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करते हैं। तो उसने कहा कि ये जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। बट दे इमिट और उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट कि हर इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जिन रास्तों में मूव करते हैं, जिन रास्तों जो उनका सर्कल है, जो उनकी रेजिडेंस है, जहाँ उन्होंने रहना है, जहाँ उन्होंने न्यूक्लियस के गिर्द मूव करना है वो कन्फाइंड एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, दिस आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स। तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। उसने अपना प्लानिटरी मॉडल जो था रदरफोर्ड का उसको ही यूज़ करते हुए उसके अंदर जो मिस्टेक्स थे उनको करेक्ट किया। किसी भी हमने कहा कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको प्लानिटरी मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के जैसा होता है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है जैसा कि सोलर सिस्टम में सन है, और इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल। ये सर्कुलर पार्ट जो होते हैं, फर्स्ट शेल जो होता है वो के शेल कहलाता है, पहला घर, पहला ऑर्बिट दैट इज के शेल, फिर उसके बाद एल शेल, फिर एम शेल। डिफ्रेंशिएट करने के लिए के, एल, एम, एन एंड सो ऑन डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। इसी तरह ऑर्बिट नंबर 1 N1 होगा, फिर N2 होगा और फिर N3 होगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं, सपोज दैट उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा। और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर ऑर्बिट से लोअर में जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज भी करेगा। सेम वर्ड हैं दोनों। ये जो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा का मतलब है एक ऑर्बिट और दूसरी, सपोज दैट अगर एक ऑर्बिट की एनर्जी, हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है तो एनर्जी का डिफरेंस जो है डेल्टा E होगा E2 माइनस E1। हायर से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हम डेल्टा E से शो करेंगे। E इज़ फॉर एनर्जी एंड डेल्टा इज़ अ स्मॉल चेंज। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक जो है वाज अ साइंटिस्ट और उसने एक कांस्टेंट दिया था जिसे दैट इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻²
34 जॉल सेकंड होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमने एक फिक्स की थी, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, दैट इज 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻² - 34 जॉल सेकंड। और जॉल सेकंड उसका यूनिट है, हर एक वैल्यू के साथ उसका यूनिट होता है और उन यूनिट्स में हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर मैं इसे जनरली डिस्क्राइब करूं तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में कोई इवेंट कैसे अकर करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो ट्रेवल करती हैं एक यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। कि एक यूनिट टाइम, सपोज दैट 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो ट्रेवल की हैं, वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। तो जनरली हम इसे क्या कहेंगे कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट पर यूनिट टाइम, कि किसी भी इवेंट का कोई भी जो है हम जिस बात से डील कर रहे हैं उसकी जो अकरेंस है वो यूनिट टाइम में जो है वो क्या है, रीअकरेंस है, कितनी बार वो काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बोहर ने अपना काम किया, बोहर ने अपनी रिसर्च की, उसकी रिसर्च की बेस पे उसने जो पास्टुलेट्स दी थी, उसके काम के बेस पे उसने जो नताइजस किए और उनके बेस पे उसने जो पॉइंट्स दिए वो ये थे कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट इज एग्जिस्ट इन द नेचर। तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स हैं दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द खास एनर्जी लेवल पे खास एनर्जी लेवल होता है जिनके साथ वो उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, एंड दिस एनर्जी लेवल दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। उसने ऑर्बिट का नाम दिया था। ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। सपोज दैट हम कहेंगे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो के शेल या के ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज अ फिक्स, कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। जैसे आप कहते हो कि अगर मेरा रूम क्यूबिक है तो उसमें हॉस्टल में जाते हो, क्यूबिक रूम छोटे होते हैं, उसमें 2 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं, टेट्रा में 4 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं। या हम देख लेते हैं सपोज दैट हमारे पास एक एग डिश है और उसमें 12 जो है स्पेसेस बनी हुई हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी स्पेस जो है 12 एग्स रखने की है। तो हर एनर्जी लेवल जो है जो और जिनको उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया उनकी एनर्जी फिक्स है और उनमें उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो के शेल में रहेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एल शेल में चले जाते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो एम शेल में चले जाएंगे। तो जितनी कैपेसिटी होगी उस ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन उतने ही रिजाइड करेंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में जो है वो मूव कर दिए जाते हैं। As long as the electron remain in an orbit, it does not emit or absorb energy. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप आराम से सुकून से बैठे रहते हैं, आजकल गर्मी आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आप नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्यास लगने लग जाती है। अब आप बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, तो आपको प्यास लगती है। आप उस एनर्जी को जो आपकी लॉस हुई है उसको पूरा करने के लिए पानी का इंटेक करते हैं, फटाफट पानी पीते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल गई है। तो अब वो पसीने के रास्ते जितना पानी निकला है आप उतना ही इंटेक करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ये खास सिस्टम लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, उतना ही आप लिक्विड वाटर दोबारा इंटेक कर लेते हैं। तो इसी तरह जब तक इलेक्ट्रॉन आराम सुकून से अपनी अपनी ऑर्बिट में रहेंगे, वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना एनर्जी एमिट करते हैं। हाँ, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये बात डिसाइड करने की है कि वो एनर्जी एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाते हैं, सपोज दैट एल शेल के बाद एम शेल है, ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, इस लोअर लेवल से नीचे, इस लोअर स्टैंडर्ड से ऊपर जाने के लिए, मिडिल क्लास से हायर क्लास में जाने के लिए ज़्यादा आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, आपके पास फर्निश्ड गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास फर्निश्ड घर होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी को लेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेंगे। अच्छा, अब ये है कि अमीर शख्स ने को गरीब होना है, तो गरीब होने के बाद से उसके पास जितनी दौलत आई है उसे उतनी दौलत उसके पास से चली जाए, एक्सीडेंटली चली जाए, जवाल आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? हायर क्लास से लोअर क्लास में आ जाता है, और उसकी सारी फैसिलिटीज़ जो उसके पास होती हैं वो चली जाती हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो जितनी एनर्जी उसके पास होती है वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, एनर्जी एमिट करता है या एनर्जी रिलीज करता है तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है या एनर्जी को एमिट करना पड़ता है, और कितनी एनर्जी उसने रिलीज की है, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो डेल्टा ई है। डेल्टा मैंने पहले बताया था, डेल्टा डिफरेंस को शो करता है और ई इज द सिंबल फॉर एनर्जी। कितनी एनर्जी की है वो हायर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो E2 है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है। आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो इसका डिफरेंस आएगा वो h न्यू की फॉर्म में आएगा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी जिसको यूज़ करते हुए बोहर्स ने जो है वो काम किया था, और थ्योरी जो थी वो वाली प्लैंक्स की थ्योरी वो मैटर और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती थी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम, कि मैटर और एनर्जी कंसेप्ट ऑन द बेस ऑफ क्वांटम, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम। तो उसने एक वैल्यू को जो फिक्स कर लिया था, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर इक्वेशन के लिए। उसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड थी, वो फिक्स रहेगी। फ्रीक्वेंसी जितनी नंबर ऑफ अकरेंस आई है किसी भी इवेंट की पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इन द केस ऑफ साउंड्स, तो उसको आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन जो था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम, के हर मोमेंटम कहते हैं मास और वेलोसिटी के जो सम अप होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना मैस और किस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है, वो हरकत कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम को पी से शो करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मैटर होती है दैट इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, m जो है मास है, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो इस वैल्यू को हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन आई है वो NH इज इक्वल टू 2π है। अब इसमें n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू n की 1 पुट करेंगे, अगर सेकेंड ऑर्बिट का तो 2 और अगर थर्ड ऑर्बिट का तो 3। तो n इज द क्वांटम नंबर है, इसकी क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी 2π, पाई की वैल्यू 3.14 या 22.7, अब मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो उस ऑर्बिट में के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये जो थी पॉस्टुलेट्स थी बोहर्स की, जो उसने अपने टीचर के साथ PhD करते हुए जो थी वो उसके ही डिफेक्ट्स को करेक्ट किया था और 1922 में उसने नोबेल प्राइज़ विन किया था। अब अगर कंपैरिजन करें कि रदरफोर्ड के गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट में और बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी में, अगर हम जो है
वो थोड़ा सा कंपैरिजन करें, थोड़ी सी उसकी समरी करें, तो रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड करता था क्लासिक थियोरी पे, जबकि बोहर का जो वर्क है वो बेस्ड करता था क्वांटम थ्योरी पे। उसने क्वांटम थ्योरी को बेस्ड किया था। अच्छा, अब सेकंड बात ये है कि रदरफोर्ड के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं ये बोहर ने बताया। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट बोहर ने उसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन एन ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। हर ऑर्बिट की क्या होती है, एनर्जी फिक्स होती है। और ऑर्बिट इज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो रास्ता है, जिन जगहों पे उन्हें कन्फाइंड किया गया है, जो जगह उनकी मखसूस की गई हैं कि इन्हीं रास्तों पे जाना है, वो ऑर्बिट होते हैं। अच्छा, बोहर रदरफोर्ड थर्ड जो है कि रदरफोर्ड जो है वो ऑर्बिट के कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन बोहर जो था वो ऑर्बिट के कंसेप्ट के मुतालिक भी जानता था, और उसने ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला हमें बता दिया था कि जो अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है या ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम रखते हैं तो उसका कंसेप्ट भी हमें जो था वो बोहर ने दिया था। अब रदरफोर्ड के मुताबिक जो था, जब इलेक्ट्रॉन एमिट या एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कहता है कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन हमने वहाँ भी एक डिफेक्ट पढ़ा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एनर्जी जब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही होती है, तो हमारे पास एक कलर बैंड आता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट का एक बैंड आता है, और वो कलर एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं। ये विजुअल डिस्प्ले, ऐसा डिस्प्ले जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम की टाइप्स थी लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मैंने आपको डिस्कस किया था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में एक कलर दूसरे में मर्ज हुआ होता है, एक की जहां लाइन खत्म होती है एट वंस दूसरा कलर वहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम में स्पेसिंग होती है, एक कलर और दूसरा कलर जो है वो मर्ज नहीं होते, उनके दरमियान थोड़ी स्पेसिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड ने कहा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा, लेकिन बोहर ने कहा कि जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जब एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो उससे हमारे पास क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। रदरफोर्ड के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे में जंप करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी वैनिश हो जाती है और वो न्यूक्लियस में गिर जाता है और एटम जो है तबाह हो जाता है। जबकि बोहर्स ने कहा नहीं, एटम तबाह नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस रास्तों पे हरकत करते रहते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, और एटम जो है कभी भी क्लॉस्प नहीं करता बल्कि एग्जिस्ट करता है। तो आज हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, इसकी पास्टुलेट इंपॉर्टेंट है, और रदरफोर्ड और बोहर थ्योरी के दरमियान जो डिफरेंस है हमने उसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है।